हेलो फ्रेंड्स, हाय, आई एम अपूर्वा एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल सिविल स्ट्यू। आज हम हमारी एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं हमारे चैनल पे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की। ऑल्दो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, बट हम हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बना के पढ़ने की कोशिश करेंगे। हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है यदि आप उसको सही ढंग से पढ़ते हैं, यदि आपकी उसको पढ़ने की अप्रोच सही होती है तो, और एग्ज़ाम को क्रैक करने में भी इजी पड़ जाता है। तो हम शुरू करते हैं हमारी हिस्ट्री हिस्टोरिकल सोर्सेज से। अब बेसिकली हिस्टोरिकल सोर्सेज पढ़ना ज़रूरी क्यों है? हिस्टोरिकल सोर्सेज पढ़ना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हिस्ट्री के बारे में आपको पता कैसे चला या कब कौन सा इवेंट हुआ, ये आपको हिस्टोरिकल सोर्सेज से ही पता चलता है। और सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है हिस्टोरिकल सोर्सेज पढ़ने की, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। यदि आप यूपीएससी का पेपर देखें या आप एमपीपीएससी का पेपर देखें या कोई भी अदर स्टेट पीएससी हो, आपको इस पर्टिकुलर सेगमेंट के क्वेश्चंस देखने ही मिलेंगे। प्री में तो होते ही हैं, मेंस में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इस सेगमेंट के आपको देखने मिलेंगे। जैसे कि लास्ट ईयर यूपीएससी का जो मेंस का क्वेश्चन है 2019 का, वो ये था कि अरब ट्रैवलर्स और जो चाइनीज़ ट्रैवलर्स हैं उनका हमारी हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में क्या रोल रहा। या आपको इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि कॉइन्स आपको किस तरीके से हेल्प करते हैं हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी पता करने में। तो ये सारी चीज़ें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड। एमपीपीएससी में लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था रिहाला के बारे में, 3 मार्कर में रिहाला डायरेक्ट लिखा हुआ था, तो आपको बताना था। रिहाला इब्न बतूता की बुक है, उसने उसके अकाउंट दिया है, इंडिया का अकाउंट दिया है जब उनने इंडिया को विज़िट किया था और जब वो इंडिया में रहे थे। उसी तरीके से मैगस्थनीज की बुक है इंडिका, वो आपको इंडिया का अकाउंट देती है मॉडर्न डायनेस्टी के टाइम का। तो हिस्टोरिकल सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से मैं बोलूँगी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का हिस्टोरिकल सोर्सेज। फर्स्ट लेक्चर है ये एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का। तो अब जब हम हिस्टोरिकल सोर्सेज पढ़ते हैं तो हम हिस्टोरिकल सोर्सेज को 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक होता है लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स मतलब कि बुक्स हो गई, उस समय की टेक्स्ट हो गई, ये सोर्सेज को आप लिटरेरी सोर्सेज बोलते हैं। और एक होता है आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं? उस समय के जो कॉइन्स हैं वो आपको जो एविडेंसेस के तौर पे मिले हैं, उस समय की जो स्कल्पचर्स हैं वो, उस समय के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो, उस समय के जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो, ये सारे चीज़ें आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैं। हम आर्कोलॉजिकल सोर्सेज को ज़्यादा रिलायबल मानते हैं एज़ कम्पेयर टू लिटरेरी सोर्सेज। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो लिटरेरी सोर्सेज हैं वो टाइम के साथ चेंज हो जाती है। यदि कोई ऑथर उसके बारे में लिखता है तो हो सकता है कि वो सही अकाउंट ना देकर उसको कुछ अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दे। बट आर्कोलॉजिकल जो सोर्सेस होते हैं उसमें आप किसी भी टाइप का चेंज नहीं कर सकते हो। वो आज से 3000 साल पहले जैसे थे वो आज भी आपको वैसे ही मिलेंगे। हाँ, हो सकता है उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाए, बट उसमें किसी तरीके का मॉडिफिकेशन नहीं है या वो हिस्ट्री की आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। अब हम सबसे पहले ये जो सोर्सेस हैं इसको डिवाइड करके लिटरेरी सोर्सेस और आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, ये 2 टाइप के सोर्सेस में पढ़ रहे हैं। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले लिटरेरी सोर्सेस। सबसे पहले हम सारे लिटरेरी सोर्सेस देखेंगे, उसके बाद में हम आर्कोलॉजिकल सोर्सेस देखेंगे। अब जो लिटरेरी सोर्सेस हैं उसको भी हमने डिवाइड किया है। लिटरेरी सोर्सेस में 2 तरीके के सोर्सेस हैं। एक है इंडियन राइटर्स के, इंडिजिनस इंडिया में लिखे हुए सोर्सेस, और एक है फॉरेन राइटर्स के सोर्सेस, उसको बोलते हैं हम फॉरेन सोर्सेस। अभी हम फॉरेन सोर्सेस में भी हम डिवाइड कर देते हैं ग्रीक राइटर, चाइनीज़ राइटर, अरेबियन राइटर। अब ग्रीक राइटर्स के अंदर कौन कौन हो गया? टॉलेमी हो गए या है ना मैगस्थनीस हो गए, ये सारे ग्रीक राइटर्स कहलाएंगे। चाइनीज़ राइटर में कौन आएंगे? फायान आ जाएंगे, वेनसोंग के बारे में आप पढ़ेंगे। अब ये जो अरेबियन राइटर है इसमें आप इब्न बतूता के बारे में पढ़ सकते हैं। उसी तरीके से जो हमारे इंडिजिनियस सोर्सेस है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक है रिलीजियस टेक्स्ट और एक है सेक्युलर टेक्स्ट। सेक्युलर टेक्स्ट के अंदर हिस्टोरिकल टेक्स्ट भी होती है, सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट भी होती है या बायोग्राफिकल टेक्स्ट भी होती है, और रिलीजियस टेक्स्ट होती है। अब रिलीजियस टेक्स्ट को आप सोचेंगे कि क्यों, उसमें क्या ऐसी चीज़ें दी हुई है जिससे आपको हिस्टोरिकल सोर्सेज के तौर पे हम उसे कंसीडर करें। अब रिलीजियस टेक्स्ट हमको इस तरीके से बताती है, अब जैसे आप गौतम बौद्ध के बारे में पढ़ेंगे तो गौतम बौद्ध
का जो लाइफ है उसके बारे में बताते टाइम उस समय की सोशल कंडीशन आपको पता चलेगी, इकोनॉमिक कंडीशन आपको पता चलेगी, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे एविडेंसेस मिल जाएंगे आपको जिससे आपको पता चल पाएगा कि उस समय की सोसाइटी कैसी थी। इसलिए रिलीजियस सोर्सेस हमको उस तरीके से हेल्प करते हैं। फिर जो सेक्युलर सोर्सेस होते हैं उसमें कुछ हिस्टोरिकल टेक्सेस होती हैं, जैसे कि राजतरंगिणी जो बुक है वो हो गई, अर्थशास्त्र हो गई, ये जो हो गई ये हिस्टोरिकल टेक्स्ट हो जाएंगी। उसके अलावा कुछ सेमी हिस्टोरिक टेक्स्ट होती है, जैसे कि जो एस्ट्रोलॉजी वगैरह पे लिखी हुई जो टेक्स्ट हैं वो आपको हेल्प करेंगी। अब बायोग्राफिक टेक्स्ट के अंदर जैसे कि हर्षचरित्र आ गई, ये जो बुक्स हैं वो आपको उस समय की कंडीशन बताएंगी। तो इस तरीके से हिस्ट्री का जो टेक्स्ट है, लिटरेरी सोर्सेज है, उसको हमने इंडिजीनियस और फॉरेन सोर्सेज में डिवाइड किया। और जो इंडिजीनियस सोर्सेज है उसके अंदर हमने उसको रिलीजियस और सेक्युलर टेक्स्ट में डिवाइड किया। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट इंडिजीनियस सोर्सेज। अब इंडिजीनियस जो सोर्सेज है इसमें हम सबसे पहले रिलीजियस टेक्स्ट देख रहे हैं। अब ये जो रिलीजियस टेक्स्ट है हम उसमें पहले देखेंगे हिंदुओं से रिलेटेड टेक्स्ट, ब्राह्मणिक टेक्स्ट, फिर देखेंगे जैन टेक्स्ट, फिर देखेंगे बुद्धिस्ट टेक्स्ट। इस तरीके से हम तीनों टेक्स्ट देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ऋग्वेद से रिलेटेड, यजुर्वेद से रिलेटेड, और आर्ट एंड क्राफ्ट, ये आर्ट एंड कल्चर, ये मेन सेगमेंट हो चुका है यूपीएससी का, और उसमें जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो इसी सेगमेंट से बनते हैं। इसी तरीके से यदि आप दूसरी स्टेट, अदर स्टेट्स पीएससी भी देखेंगे तो जो उसमें आर्ट एंड कल्चर्स के क्वेश्चन होते हैं, जो टेक्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और वो सारे क्वेश्चंस के आंसर आप यहाँ से बना सकते हैं। तो आप ये जो सेगमेंट है इसको बहुत डिटेल में पढ़िए, मैं आपको ये बात वापस बता रही हूँ। तो अब सबसे पहले जो हमारी ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है इसमें हमने जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट होती है वो दो तरीके की होती है, एक श्रुति होती है और एक होती है स्मृति। श्रुति मतलब जिसे आप सुनते हैं, दैट टू बी हर्ड, और स्मृति होती है जिसे आप रिमेंबर करते हैं, दैट टू बी रिमेंबर्ड। ठीक है, तो ये जो श्रुति टेक्स्ट है इसमें वेदास आती हैं, ब्राह्मणास आती है, अर्णयक्स आते हैं, उपनिषद्स होती हैं। और ये जो स्मृति टेक्स्ट होती है इसमें आप पढ़ते हैं सूत्रास के बारे में, स्मृतिस के बारे में, एपिक्स पढ़ते हैं हमारे रामायण और महाभारत के बारे में। इसके अलावा हमारी जो पुराण्स हैं वो भी इसी में आती हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं वेदास से हमको क्या हिस्टोरिकल सोर्सेस मिलते हैं। अब यदि हम वेदास में बात करें तो हमारे पास 4 तरीके के वेदास हैं। ऋग्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद और सामवेद में तो आपको ऐसा कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स इतने ज़्यादा मिलते नहीं हैं, बट आप जो ऋग्वेद पढ़ते हैं, जो ऋग्वेद है उससे आपको काफ़ी सारे हिस्टोरिकल सोर्सेस मिलते हैं। अब ये जो ऋग्वेद है इसको जो राइटिंग का टाइम पीरियड क्या है, तो आपको उस समय की सोसाइटी पता चलेगी, तो आपको इसका राइटिंग का टाइम पीरियड याद होना चाहिए। जो ऋग्वेद है उसका जो टाइम पीरियड है राइटिंग का वो है 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के बीच में ये बुक लिखी गई। अब ये कहाँ लिखी गई, तो ये लिखी गई इस रीजन में, इसको हम बोलते हैं सप्त सिंधु रीजन। ये एक्चुअली वैदिक पीरियड का, ये वैदिक जो कल्चर था वो यहीं से स्टार्ट हुआ था। जब आर्यंस इंडिया में एंटर हुए तो वो इनिशियल पीरियड में इसी एरिया में बसे, और फिर जब लेटर वैदिक पीरियड आया तो वो यहाँ पे बस गए। तो ये जो लेटर वैदिक पीरियड का एरिया है। तो जो ऋग्वेद है वो स्टार्टिंग के 1500 से 1000 बीसी के बीच में लिखी गई, तो वो इस सेगमेंट में लिखी गई। अब ये 1000 से 500 बीसी के बीच में लिखे गए, तो ये यहाँ पे लिखे गए थे। अब ये जो ऋग्वेद है इसका टाइम पीरियड है 500 से 1000 बीसी के बीच में, तो ये इस समय सप्त सिंधु जो रीजन है वहाँ पे कंपोज की गई थी। कंपोजिंग रीजन है इसका सप्त सिंधु रीजन, इस एरिया में इसको कंपोज किया गया था। अब यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की बात करें तो ये 1100 बीसी से 600 बीसी के बीच में लिखे गए, तो इनको ये कुरु पंचाल रीजन, ये दिख रहा है आपको, ये कुरु पंचाल ये जो रीजन है यहाँ पे ये टेक्स्ट को लिखा गया है। अब हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऋग्वेद है और अथर्ववेद है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सामवेद और यजुर्वेद का एज सच कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यदि हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं तो। अब वेदास से हमको क्या पता चलता है, वेदास से बेसिकली हमको पता चलता है उस समय की रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिक कंडीशन। पॉलिटिकल लाइफ के बारे में तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमको इसमें नहीं मिलती, बट हमको रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पता चलता है।
क्योंकि कोई ना कोई आपको ऐसी स्टोरी इस बुक में मिल जाएगी जो हमको हेल्प करेगी जानने में कि उस समय की सोसाइटी कैसी थी या उस समय लोग क्या रिलीजन फॉलो करते थे। जैसे हमको ऋग्वेद से पता चलता है कि उस समय काऊ को बहुत ज़्यादा सेक्रेट माना जाता था, अगण्य माना जाता था, काऊ को आप मार नहीं सकते थे या उनका सेक्रीफाइस होता था। उस सोसाइटी में लोग किस तरीके का वर्ण सिस्टम फॉलो करते थे या वर्ण सिस्टम क्या था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमको वेदास के थ्रू ही मिलती है और यही चीज़ें हैं जो हमको हेल्प करती है उस समय की सोसाइटी, सोशल, पॉलिटिकल कंडीशन समझने में। आप जब भी एग्ज़ाम में मेंस हो या प्रीलिम्स हो, आपको पता ही है यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का पेपर होता है इसमें कितना एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो आप एनालिटिकल क्वेश्चंस के आंसर तभी दे सकते हैं तब आपको थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज हो, और उसके लिए आपको ये सब चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में देखना पड़ेगा। उसी तरीके से यदि आप एमपीपीएससी देते हैं और मेंस दे रहे हैं और आप 6 मार्कर क्वेश्चन देखेंगे, 15 मार्कर क्वेश्चन देखेंगे, तो आपसे कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि आप इस राजा की डायनेस्टी बताइए या ये राजा कब आया था या इस राजा ने क्या अचीव किया था। आपसे बेसिकली क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि उस समय की सोसाइटी कैसी थी, उस समय की लाइफ कैसी थी। तो वो सब चीज़ें आपको कहाँ से पता चलती हैं? इन सब वेदास और ये जो टेक्स्ट है, ये जो हिस्टोरिकल सोर्सेस हैं, यहाँ से पता चलती। इसलिए इनको इन डेप्थ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब हम देख लेते हैं ब्रह्मनास। ब्रह्मनास क्या है? ये जो टेक्स्ट होती है ब्रह्मनास, इसका जो टाइम पीरियड है कंपाइलेशन का वो है 1000 से 600 BC के बीच में। ठीक है, ये 400 ईयर का जो टाइम पीरियड है, इस समय इसको कंपाइल किया गया। ये बेसिकली ब्रह्मनास क्या होता है? ब्रह्मनास जो टेक्स्ट है ये बेसिकली कमेंट्रीज है वेदास के ऊपर। अब ये ब्रह्मनास में जो शतपथ ब्राह्मण जो टेक्स्ट है, ये शतपथ ब्राह्मण जो टेक्स्ट है ये सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऋग्वेद के बाद में यदि सबसे ज़्यादा कोई टेक्स्ट है जिससे हमको हिस्टोरिकल अकाउंट मिलता है तो वो शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण से हमको गंधार, शैल्य, कैकेयी जो किंगडम्स थे नॉर्थ वेस्ट रीजन के, उनके बारे में पता चलता है। इसके अलावा कुरु पंचाल रीजन में जो कौशल, विदेहा स्टेट थे ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया में, उनके बारे में भी हमको शतपथ ब्राह्मण से पता चलता है। तो वेदास के बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो टेक्स्ट है वो है शतपथ ब्राह्मण। अब ये जो ब्राह्मण जो टेक्स्ट है इसको और उपनिषद को यदि हम साथ में पढ़ते हैं, कंबाइन स्टडी करते हैं उपनिषद की और ब्रह्मांस जो बुक है उनकी, तो इन दोनों की कंबाइन स्टडी से हमको हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन मिल जाती है किंग परीक्षित से लेकर बिंबिसार तक की। बिंबिसार का जो टाइम पीरियड है वो 550 BC के आसपास का है और किंग परीक्षित का अब मुझे इतना याद नहीं है, अपन तब देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं बता दूंगी कि इनका क्या एग्जैक्ट टाइम पीरियड था। तो इससे लेकर परीक्षित से लेकर बिंबिसार तक का जो टाइम पीरियड है ये आपको पता चल जाता है ब्राह्मण जो टेक्स्ट है और उपनिषद, इन दोनों को यदि साथ में आप पढ़ते हैं तो। अब ये उपनिषद क्या है? उपनिषद भी ब्राह्मणिक रिलीजियस टेक्स्ट है। उपनिषद बेसिकली फिलोसॉफिकल पार्ट है वेदास का। ठीक है, ये फिलोसॉफिकल टेक्स्ट कहलाती है। अब हम देख लेते हैं कंपोजिंग टाइम ऑफ एपिक्स। जो एपिक्स है महाभारत और रामायण, इनको 400 BC से 400 AD के बीच में लिखा गया। अब डेफिनेटली जिस एरा में, जिस टाइम पीरियड में इसको लिखा गया, उस समय की सोसाइटी कैसी थी, उस समय का सोशो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, उसी को ध्यान में रखकर थोड़ा बहुत लिखा गया होगा। तो अब ये जो रामायण, वाल्मीकि की जो रामायण है, ये हमको उस समय की सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन बता देती है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन अबाउट ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ जनपद भी हमको इस बुक में मिल जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रामायण किस तरीके से आपको हेल्प करती है। तो ओरिजिन और डेवलपमेंट ऑफ जनपद्स, कैसे बने जनपद्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको रामायण में मिलती है और ये हमको उस समय की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बताती है। इसके अलावा ये जो रामायण है इसके अंदर यवंस यानी ग्रीक्स को यवन बोला जाता है हिंदी में, संस्कृत में। इसके अलावा साक्स स्केथियंस को बोला जाता है। स्केथियंस बेसिकली ये एशिया के जो वेस्टर्न एशिया वाला जो पार्ट है, इराक ईरान वाला रीजन, वहाँ से ये इंडिया आए थे। तो साक्स और यवन, इन दोनों के बारे में हमको रामायण से इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके बाद में सेकंड इम्पॉर्टेंट रिलीजियस टेक्स्ट है महाभारत।
महाभारत किसने लिखी है? वेद व्यास ने लिखी है। ये हमको उस समय की सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, पॉलिटिकल सारी तरीके की कंडीशन की इंफॉर्मेशन देती है। इसलिए महाभारत और रामायण ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है हिस्टोरिकल सोर्सेस के तौर पे। अब ये जो महाभारत है, बहुत एक्सटेंसिव फॉर्म ऑफ महाभारत वॉर दी हुई है इसमें, और ये जो वॉर है ये ऑलमोस्ट 950 BC में फॉट हुई थी। किसके बीच में हुई थी? ये कौरव्स और पांडव्स के बीच में हुई थी। अब महाभारत में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, महाभारत में लिखा है यन भारत तन भारत, मतलब कि जो विच इज़ नॉट मेंशनड इन महाभारत दैट इज़ नॉट फाउंड इन भारत, मतलब कि जो चीज़ महाभारत में मेंशन नहीं है वो उस समय इंडिया में थी ही नहीं, वो इंडिया में फाउंड ही नहीं होती थी। ये इतना एक्सटेंसिव बुक है, इसमें आपको हर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इंडिया के बारे में, और इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कहा गया है। इसलिए ये जो टेक्स्ट है महाभारत, ये हिस्टोरिकल सोर्स के तौर पे काम आती है और हमको बहुत हेल्प करती है उस समय की हिस्ट्री को समझने में, जानने में, उस समय की सोसाइटी, सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस को समझने में। ठीक है, इस बुक से हमको ये भी पता चलता है गिरिविराज जो कि कैपिटल ऑफ मगध है वो मेंशन थी इसमें। इसके अलावा जो पंचाल स्टेट है उसके बारे में भी मेंशन था महाभारत में। ठीक है, आप ये मैप में देख सकते हैं, ये पंचाल स्टेट के बारे में मेंशन था। इसके अलावा मगध ये वाले पार्ट के अंदर है। तो ये सारी चीज़ें आपको महाभारत में देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा महाभारत में जो टेक्स्ट है उसमें यवन, ग्रीक्स के अलावा हुन्स के बारे में भी मेंशन्ड है। ठीक है, हुन्स ने अराउंड 450 AD के आसपास इंडिया पे अटैक करना स्टार्ट किया था, बट हुन्स के बारे में महाभारत में मेंशन्ड है यवंस और ग्रीक्स के अलावा। यवंस और सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, साक्स के अलावा होगा ये। साक किंग्स, यवंस के अलावा हुन्स के बारे में मेंशन्ड है इस टेक्स्ट में। अब हम देखते हैं पुराण्स। अब यहाँ तक हमने देख लिया। अब पुराण जो है ये 400 BC से 400 AD के बीच में लिखी गई। ये भी हमको लाइट डालती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है। बहुत स्टार्टिंग के जो जनपद है उस समय के किंग से लेकर गुप्ता पीरियड तक का सारा अकाउंट आपको पुराण्स के थ्रू मिल जाएगा। ठीक है, तो पुराण बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्स के तौर पे यूज़ होती है। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि हिस्टोरिकल सोर्सेस के तौर पे कौन सी जो हिंदू टेक्स्ट है, ब्राह्मणिक टेक्स्ट है, वो यूज़ होती है। तो सबसे पहले हमने देखा ऋग्वेद के बारे में, अथर्ववेद के बारे में। ये दो इम्पॉर्टेंट वेदास है जिससे हमको उस समय की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन मिलती है, पता चलती है। इसके अलावा फिर हमने पढ़ा शतपथ ब्राह्मण के बारे में। ये शतपथ ब्राह्मण बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्स माना जाता है, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बताता है हमको, उस समय की रिलीजियस कंडीशन के बारे में बताता है। उसके बाद में हमने एपिक्स के बारे में पढ़ा, महाभारत और रामायण के बारे में पढ़ा। ये हमको बहुत हेल्प करती है उस समय की हिस्ट्री को समझने में और जानने में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे फिनिश होती है। अब तक हमारा क्या टॉपिक हो गया? तो हमारा जो हिंदू ब्राह्मणिक टेक्स्ट है वो ख़त्म हो गई। अब हम यहाँ से देखेंगे कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट से हमको क्या हिस्टोरिकल सोर्सेज देखने के लिए मिलते हैं। अब जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है पाली, एक है अनुपाली। पाली टेक्स्ट, पाली उस समय की कॉमन लैंग्वेज थी, लोग पाली लैंग्वेज का ज़्यादा यूज़ करते थे। और जो अनुपाली का मतलब हो गया कि जो टेक्स्ट पाली लैंग्वेज में नहीं लिखी गई है उसको अनुपाली कहा जाता था। ठीक है, बौद्ध रिलीजन की जो सबसे मतलब कि जो लैंग्वेज का वो यूज़ करते थे कम्युनिकेट करने के लिए, अपनी टेक्स्ट को लिखने, वो मेनली पाली लैंग्वेज होती थी। ठीक है, अब ये जो पाली टेक्स्ट है इसमें आप देखेंगे त्रिपिटक देखेंगे, दीपवंश देखेंगे, महावंश देखेंगे, मिलिंदपनो देखेंगे। ये टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए आप इनके नाम। त्रिपिटक ये सब तो हमको बहुत डिटेल में पढ़ना है जब हम गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे और उनके हिस्टोरिकल उनसे रिलेटेड जो रिलीजियस टेक्स्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। बट ये हिस्टोरिकल सोर्स के तौर पर किस तरीके से हमारी हेल्प करती है यहाँ पर हम वो देख लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है बौद्ध रिलीजन की त्रिपिटक।
मतलब आप समझ लीजिए कि बौद्ध रिलीजन के वेदास हैं इतनी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट जो टेक्स्ट है वो है त्रिपिटक। इसमें त्रिपिटक इसलिए इसका नाम है क्योंकि इसमें 3 टेक्स्ट है। एक होती है विनय पिटक, एक होती है सूत पिटक और एक होती है अभिधम पिटक। ठीक है, तो ये तीनों टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पढ़ना है डिटेल में, क्योंकि बौद्ध रिलीजन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आर्ट एंड कल्चर के पार्ट में, यूपीएससी में भी, एमपीपीएससी में भी और सारे दूसरे स्टेट्स के एग्ज़ाम में भी। ठीक है, अब ये जो विनय और सूत पिटक है ये कब कंपाइल हुई? इसका कंपाइलेशन टाइम इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस समय ये कंपाइल होती है उस समय की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को जानने में हमारी हेल्प करती है। तो ये जो कंपाइल हुई थी ये हुई थी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में कंपाइल हुई थी 483 बीसी में। 483 बीसी में ही गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी, उसी समय वो शांत हुए थे और उसी समय उनकी ये 2 जो कंपाइलेशंस थे, जो उनकी जो पीटक्स थे वो आ गए थे। अब ये विनय पिटक में क्या दिया हुआ है? विनय पिटक में ये दिया हुआ है कि क्या रूल्स और रेगुलेशंस होंगे मोनेस्टिक लाइफ जीने के लिए, मतलब कि यदि आप मॉन्क बनना चाहते हैं तो आपको किस तरीके के डिसिप्लिनरी रूल्स और रेगुलेशंस को अडॉप्ट करना है, ये सारी चीज़ें विनय पिटक में दी हुई है। और ये जो सूत पिटक है ये बहुत इंपॉर्टेंट पिटक हो जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट पिटक है क्योंकि इसके अंदर जो टीचिंग्स है गौतम बुद्ध की वो दी हुई है, टीचिंग्स दी हुई है। उसके अलावा बहुत सारा हिस्टोरिकल अकाउंट भी हमको इस बुक से देखने के लिए मिलता है। जैसे कि ये जो सूत पिटक है, इसका जो दिग् निकाय है सूत पिटक का, वो हमको हेल्प करता है और ये बताता है कि जिस समय ये लिखा गया था, मतलब कंपाइल हुआ होगा 483 बीसी के आसपास, जो क्षत्रिय थे वो ब्लड प्योरिटी की बात करते थे। वो लोगों के पास स्पेशल प्राइड होती थी, वो अपने आप को बहुत प्राइड के साथ देखते थे, वो अपने आप को बहुत ऊंचा मानते थे और कहते थे कि जो क्षत्रिय होते हैं वो प्योर ब्लड के होते हैं, वो उनका ब्लड प्योरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा प्राइड थी इस समय। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है, इससे आपको पता चलता है कि उस समय के जो क्षत्रिय जो सोसाइटी थी, जो क्षत्रिय जो लोग थे वो अपने आप को कितना ज़्यादा हाई स्टेटस का मानते थे। अब ये जो अंगुत्तर निकाय है, ये जो अंगुत्तर निकाय टेक्स्ट है सूत पिटक की, वो आपको हेल्प करती है 16 महाजनपद को जानने में। जो हमारा जो 16 महाजनपद हैं उनके सारे नाम, उनकी कैपिटल्स हमको ये अंगुत्तर निकाय जो कि सूत पिटक का पार्ट है वहाँ से देखने के लिए मिलते हैं। अब ये अंगुत्तर निकाय देख लिया हमने, 16 महाजनपद, ये मैप आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। सबसे ईस्टर्न मोस्ट जो महाजनपद था वो अंग था, उसकी कैपिटल थी चंपा। फिर यहाँ मगध, राजगृह, ब्रिज, वैशाली इसकी कैपिटल थी, मल, कुशीनगर इसकी कैपिटल थी। तो ये सारी चीज़ें आपको अंगुत्तर निकाय में देखने मिलती है, पता चलता है कि ये प्लेसेस यहाँ ये महाजनपद थे। इसके अलावा खुद्दक निकाय जो निकाय है इसमें जातक कथाएं दी हुई हैं। ये 549 कहानियां हैं जो कि गौतम बुद्ध के जो पिछले जन्म है उससे रिलेटेड है, उनके प्रीवियस बर्थ से रिलेटेड है ये कहानियाँ। अब ये कहानियाँ हैं उनके अलग अलग ग्रुप की, वो कभी स्नेक बने थे तो कैसा उनने किस तरीके की फ़ाइट की थी, या वो इस गांव में पैदा हुए थे तो कैसे थे। तो अब ये सब चीज़ों का, ये कहानियों से आपको क्या पता चलता है कि उस समय की सोसाइटी कैसी थी, या उस समय लोग किस तरीके से रहते थे, या कैसी स्ट्रेटा था सोसाइटी का, कोई जो डिवीज़न था, वर्ण सिस्टम था वो कैसा था। ये सब जानने में आपको ये जो कहानियाँ हैं 550, ये आपको हेल्प करती है कि उस समय की सोसाइटी कैसी थी। अभी जो कंपाइलेशन ऑफ जातक कथाएं जो हैं ये इसकी स्टार्टिंग हुई है 1st सेंचुरी बीसी में। ऐसा कहा जाता है कि 1st सेंचुरी बीसी से जो ये जातक कथाएं इनका कंपाइलेशन स्टार्ट किया गया था। और ये एक रिलीजियस एंड कल्चरल टेक्स्ट मानी जाती है, बट इट थ्रो सफिशिएंट लाइट ऑन सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट टाइम। हमने देखा ही कि ये जो जातक कथा है ये रिलीजियस और कल्चरल टेक्स्ट है, बट हेल्प करती है हमको सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जानने में भी, क्योंकि कहानियों की, तब आप कहानियाँ सुनते हो तो आपको बहुत सारी उस समय की सोसाइटी का पता चल जाता है। अब ये हो गई अभिधम पिटक। ये जो लास्ट पिटक है ये बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धा इन स्कॉलिस्टिक मैनर। ये जो बौद्ध की जो सेइंग्स है उनको, उनकी जो डॉक्ट्रिन है वो इस बुक में आपको देखने मिलेगी। तो ये 3 पिटक्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सूत पिटक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका अंगुत्तर निकाय, उसका खुद्दक निकाय, उसका दिग् निकाय, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब हम देखेंगे दीपवंश या महावंश। ये जो दोनों टेक्स्ट है दीपवंश और महावंश, ये जो टेक्स्ट है ये इंडिया में कंपाइल नहीं हुई है, ये कंपाइल हुई है श्रीलंका में। बट क्योंकि श्रीलंका में बौद्ध रिलीजन बहुत ज़्यादा फॉलो होता था और बौद्ध रिलीजन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है, और गौतम बौद्ध का जो प्लेस था जहाँ पे उनका बर्थ हुआ, जहाँ पे वो रहते थे, वो पूरा नॉर्थ इंडिया का एरिया था, तो इसके कारण ये जो दोनों बुक्स हैं इससे हमको काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलती है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की। तो ये हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये दोनों बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या नाम है बुक का? दिव्यवंशा महावंशा। ये दोनों बुक को 4th सेंचुरी एडी 5th सेंचुरी एडी में लिखा हुआ है, बट ये सफिशिएंट लाइट डालती है ऑन द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। इसके बाद में जो नेक्स्ट टेक्स्ट है वो है मिलिंद पन्नु। मिलिंद पन्नु, इस बुक का नाम है क्वेश्चन ऑफ मिलिंद। इस बुक का मतलब होता है क्वेश्चन ऑफ मिलिंद। अब मिलिंद जो है ये एक इंडो ग्रीक राजा थे जिनका कन्वर्सेशन हुआ था एक बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन से, ठीक है। अब जो इन दोनों का जो कन्वर्सेशन है वो इस बुक में दिया हुआ है। ऑल्दो ये बुक जो है वो फिलोसॉफिकल मैटर पे है, बट इससे हमको रिलीजियस, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में भी पता चलता है। तो मिलिंद पन्नु ये 3 मार्कर भी बन सकता है MPPSC में, तो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। मिलिंद पन्नु दैट इज क्वेश्चन ऑफ मिलिंद। इसमें डायलॉग बिटवीन ग्रीक किंग मिलिंद आइडेंटिफाई एज मेनेंडर और बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन, इन दोनों के बीच का कन्वर्सेशन दिया हुआ है फिलोसॉफिकल मैटर पे, जिसके बाद में जो मिलिंद जो कि मेनेंडर थे उन्होंने बौद्ध रिलीजन को अडॉप्ट कर लिया था, वो बौद्ध रिलीजन के फॉलोअर बन गए थे। अब इससे हमको बेसिकली इंडो ग्रीक रूलर्स कहाँ पे थे? नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वाले पार्ट में थे, इस पार्ट में आए थे इंडो ग्रीक रूलर्स। तो इस पार्ट की उस समय की जो हिस्टोरिकल कंडीशंस थी, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन थी, वो हमको पता चलती है। इसके अलावा ये जो मिलिंद पन्नु बुक है उससे हमको फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया के बारे में भी पता चलता है उस समय का, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि उस समय के फॉरेन ट्रेड के बारे में भी हमको मिलिंद पन्नु से जानकारी मिलती है। अब उसके बाद में हम देख लेते हैं अनुपाली टेक्स्ट। अनुपाली टेक्स्ट जो कि पाली लैंग्वेज में नहीं लिखी है और बौद्ध रिलीजन से रिलेटेड है। तो ये है पहली दिव्यवादन। दिव्यवादन जो बुक है इसमें जो लेटर मौर्य किंग्स हैं उनकी स्टोरीज दी है, शुंग किंग के बारे में दिया हुआ है और बौद्ध की लाइफ के बारे में दिया हुआ है। इसके बाद में आर्य मंजूश्री मूलकल्प, ये जो बुक है आर्य मंजूश्री मूलकल्प, इस बुक में पॉलिटिकल इवेंट्स दिए हुए हैं प्री मौर्यन पीरियड से लेकर वर्धन पीरियड तक। प्री मॉडर्न पीरियड मतलब के नंद डायनेस्टी, हर्यंक डायनेस्टी जो 550 BC के आसपास की जो हिस्ट्री है, तब से लेकर हमको इसमें हर्षवर्धन जिनका 680 का टाइम पीरियड रहा है तब तक की हिस्ट्री देखने मिलती है। तो ऑलमोस्ट ये जो बुक है इससे हमको 1000 ईयर्स की जो हिस्ट्री है वो पता चलती है, पॉलिटिकल इवेंट्स पता चलते हैं, इसलिए ये बुक भी इम्पॉर्टेंट है। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बौद्ध रिलीजन की टेक्स्ट का हमारी हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में क्या रोल रहा है, तो आप ये सारी टेक्स्ट के बारे में लिख सकते हैं, इनकी डिटेल में लिख सकते हैं। और जो प्री है उसमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ये बुक किस रिलीजन से रिलेटेड है, या ये रिलीजियस टेक्स्ट है या कल्चरल टेक्स्ट है, या ये बुक कहाँ लिखी गई थी, या इस बुक में क्या जानकारी थी, किसी भी तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद में हम एक और टेक्स्ट देखते हैं ललित विस्तार। ये जो बुक है इसमें हमको एक्ट्स ऑफ गौतम बुद्ध देखने मिलते हैं, इसके अलावा उस समय की सोशल और रिलीजियस कंडीशन भी देखने मिलती है। आपको जितनी भी रिलीजियस टेक्स्ट है उसमें बहुत कम ही ऐसी टेक्स्ट होगी जिसमें आपको पॉलिटिकल कंडीशंस देखने मिले, बट मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट में आपको सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन और रिलीजियस कंडीशन उस समय की सोसाइटी की पता चल जाए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जैन टेक्स्ट से रिलेटेड बुक। जैन टेक्स्ट का जो टेक्स्ट है वो 6th सेंचुरी AD के आसपास कंपाइल हुई, तो डेफिनेटली उस समय की हिस्ट्री हमको इस बुक से ज़्यादा देखने मिलेगी। जो जैन टेक्स्ट है इसमें बेसिकली 12 अंक्स है, 12 अंक्स करके एक बुक, मतलब कि 12 अंक्स कंपाइलेशन है बुक्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है जैन रिलीजन में, और ये सबसे इंपॉर्टेंट जैन टेक्स्ट मानी जाती है। इसके अलावा जो भगवती सूत्र जो जैन टेक्स्ट है इसमें हमको 16 महाजन पद के बारे में पता चलता है, महावीर स्वामी की लाइफ के अलावा, ठीक है।
वहाँ पे बौद्ध रिलीजन की कौन सी टेक्स्ट में हमको पता चलता है, सूत पीटक का जो अंगुत्तर निकाय है उसके अंदर मेंशन्ड है 16 महाजनपद के बारे में। यहाँ पे जैन रिलीजन की जो टेक्स्ट है भगवती सूत्र, इसमें आपको 16 महाजनपद के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके बाद में एक और जैन टेक्स्ट है, नाम है इसका भद्रबाहु चरित्र। अब ये जो भद्रबाहु जो थे ये जैन मॉन्क थे, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम गौतम बौद्ध महावीर स्वामी की हिस्ट्री पढ़ेंगे, उस समय हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये जो भद्रबाहु जो चरित्र है, इसके अंदर हमको ये जो जैन आचार्य थे भद्रबाहु, इनकी लाइफ के बारे में पता चलता है। इसके अलावा हमको जो लेटर लाइफ ऑफ मौर्य किंग चंद्रगुप्त मौर्य, ये जो भद्रबाहु थे ये कंटेम्प्रेरी थे चंद्रगुप्त मौर्य के, और ये इनका बहुत क्लोज एसोसिएशन था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। ये दोनों एक साथ कर्नाटका गए थे, तब काफ़ी ज़्यादा ड्रॉट की कंडीशन आ गई थी मगध में, और वहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला करके कर्नाटका में प्लेस है, वहाँ पे समाधि ग्रहण कर ली थी। तो आपको ये जो दोनों हैं इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भद्रबाहु चरित्र में मिलेगी। इसके अलावा आपको उस समय की जो सोसाइटी है उसके बारे में भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब आज का जो हमारा ये लेक्चर है, इसमें हमने सारी रिलीजियस टेक्स्ट जो भी आपको हिस्टोरिकल अकाउंट देती है उनको डिटेल में कवर कर लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, इसमें हम जो हिस्टोरिक टेक्स्ट होती हैं और अपनी हिस्टोरिक टेक्स्ट होती है, सेमी हिस्टोरिक टेक्स्ट और बायोग्राफिक टेक्स्ट, इन सबको कवर करेंगे डिटेल में, जिस तरीके से हमने इस पार्ट को कवर किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा ये सेशन बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपके कोई भी तरीके के डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।